एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास एक रैंडम सैम्पल है जिसका साइज़ 80 है। मतलब अभी हम सैम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सैम्पल नंबर 1 का जो साइज़ है वो 80 है, N1 80 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ जो मेन चीज़ बात है फोकस की वो है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है। इससे हमारे पास सैम्पल का मीन मतलब x1 बार आता है 170.4 और सैम्पल वेरिएंस लाइक S1 का स्क्वायर इज 62.80। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया। और दूसरे ग्रुप का डाटा क्या है? दूसरे ग्रुप का साइज है 100, मतलब N2 इज 100। नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है N2 भी। सैम्पल मीन इज अवर 165.3 से S2 का स्क्वायर 89.64। ठीक है, यहाँ उन्होंने हमारे पास ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस दी हुई है। पॉपुलेशन मीन 1 माइनस पॉपुलेशन मीन 2 का जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 2 से लेस है। अब ऑल्टरनेटिव ये है कि हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों मीन्स का वो 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.10 है। अब हम ये सारा डाटा जो है वो रफली नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने डाटा नोट डाउन कर लिया। सबसे पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस राइट डाउन करना। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थी कि दोनों सैंपल्स का जो डिफरेंस है, दोनों ग्रुप्स का जो मीन का डिफरेंस है वो 2 से लेस है। तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव जो होगा वो हम उसके अल्टरनेटिव मतलब ऑपोजिट रखेंगे। अगर यहाँ पे लेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 0.10। एंड देन फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट हमारे पास यहाँ पे जी टेस्ट अप्लाई होगा। क्यों होगा? तो ये नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे हम जी टेस्ट इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि सैम्पल साइज लार्ज है। हमारे पास जो सैम्पल साइज है दैट इज़ 80 एंड 100। अगर 30 से अबव होता है तो हम जी टेस्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्योंकि सैम्पल साइज लार्ज है और हमारे पास वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, एस गिवन है, तो हम एस ही सिंपल पुट करेंगे। लेकिन यहाँ बात यह है कि हमारे पास क्वेश्चन में ही ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर अलग से नहीं लेंगे। S1 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। S1 की स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी 62.80। तो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स की तरह हमने स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है। हमने वैल्यूज़ उसमें पुट डाउन करेंगे, हमारे पास जी कैलकुलेटरी वैल्यू आएगी 2.39। अब अगर हम जब इसको टेबल पे देखेंगे, जी टेबल पे एट 0.10 हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 0.10, तो जी टेबल पे उसकी वैल्यू आ रही 1.28। ठीक है, जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी टेबल से बड़ी है, मतलब ज़्यादा है। तो अब जैसे पिछली बार बताया था कि जिस साइड इसका फेस ओपन होगा हम उसकी अपोजिट साइड को टेल कंसिडर करते हैं। अगर इसका फेस लेफ्ट साइड आ रहा है ना ओपन, तो इट मीन्स इट्स राइट टेल टेस्ट, मतलब इट्स लाइक अ ट्रिक। ओके, अब यहाँ पे हम राइट टेल टेस्ट आ गया एंड इट्स लाइक कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1.28। तो 1.28 से जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो क्रिटिकल रीजन में जाएगी, और उससे जितनी भी कम होगी दैट इज अवर इन एक्सेप्टेंस रीजन। क्योंकि हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो इट मीन्स कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि दोनों ग्रुप्स का जो मीन है वो 2 से ग्रेटर है, वो ट्रू है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें हम टी टेस्ट करते हैं। और अब यहाँ हमारे पास दो रैंडम सैंपल हैं और दोनों का साइज मेंशन है। N1 है 11 और N2 है 14। अब दोनों इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये अब नॉर्मल या नॉन नॉर्मल नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस। हमारे पास पॉपुलेशन 1 का जो मीन है वो 85 है और पॉपुलेशन 2 का 70 है। S1 दिया हुआ है हमारे पास 6.1 और S2 दिया हुआ है 5.3। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास S1 का स्क्वायर था, यहाँ जस्ट S1 है। ठीक है, हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन है 0.01। सबसे पहले हम ना जितना भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है ना, पहले रफली वो डाटा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जब स्टेप्स पे आते हैं तो हमारे पास इजीली सब डाटा ऑलरेडी रफ पे लिखा हुआ होता है, तो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस भी गिवन है कि दोनों मीन्स आपस में इक्वल है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी गिवन है कि ऑब्वियसली अगर इक्वल के साइन आ जाएगा तो नेक्स्ट विल बी कि वो इक्वल नहीं है आपस में। ठीक है, अब सबसे पहले हमने सबसे डाटा रिटर्न कर लिया, जो जो क्वेश्चन में डाटा हमारे पास मेनली दिया हुआ होता है सबसे पहले वो रिटर्न कर लिया। देन सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस। हमने नल हाइपोथेसिस मेंशन करी, सेम अगर वो दोनों इक्वल है तो उनका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेंशन करिए, थर्ड स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। हम यहाँ पे टी स्टेटस क्यों यूज़ कर रहे हैं?
क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएंस नो नहीं है, हमें वेरिएंस नहीं बताई हुई उसने, सिर्फ एस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और हमारे पास सैम्पल साइज़ छोटा है, सैम्पल साइज़ लार्ज नहीं है, 11 और 14 है। अगर सैम्पल साइज़ लार्ज होता हमारे पास 30+ होता, हम जी टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, तो हम एस को हमारे पास सिग्मा के इक्वल हम कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज़ भी छोटा है और वेरिएंस भी गिवन नहीं है, तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। टी टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार सॉरी माइनस डी नॉट, मतलब डिफरेंस। डिफरेंस तो हमारे पास ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में डिफरेंस मेंशन नहीं होता तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो टी टेस्ट है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए अगर दो ग्रुप्स होते हैं तो हम n1 + n2 - 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला शुरू में मेंशन कर दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने v से रिप्रेजेंट किया और इसका फॉर्मूला है n1, मतलब पहला सैंपल का साइज, n2 और इसमें से -2 करना है, ठीक है। अब टी टेस्ट का यह फॉर्मूला है, इसके लिए हमें SP चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें SP नहीं है। SP फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? n1 - 1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 - 1 s2 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय n1 + n2/2। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे डाटा में से, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आता है 5.66। हमारे पास SP आ गया। अब हम SP की वैल्यूज़ और बाकी वैल्यूज़ टी टेस्ट में पुट करेंगे। हमने टी टेस्ट में बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास टी कैलकुलेट आता है 6.58। यहाँ तक तकरीबन सेम ही था सब कुछ, ठीक है। अब जब हम आगे क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं, क्योंकि ये इक्वल और नॉट इक्वल की स्टेटमेंट थी, इक्वल और नॉट इक्वल की, तो ये टू टेल टेस्ट था, ठीक है। अब टू टेल टेस्ट था तो मतलब इसके दो पार्टीशंस होंगे, तो हमने अल्फ़ा को डिवाइड किया 2 पे। अल्फ़ा था 0.01 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 0.005। अब ये 23 कैसे आया? हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था ना, हमने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n1 + n2 - 2, तो 17 + 14 माइनस 11 + 14 - 2 दैट इज़ 23, ठीक है। अब हम 0.05 के टेबल पे 23 की वैल्यू को जब हम चेक करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास इन टेबल्स की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन होती है, तो टी टेबल की वैल्यू हमारे पास आती है 2.807, ठीक है। प्लस माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि टू टेल टेस्ट है तो दोनों साइड वैल्यूज आती हैं, ठीक है। दैट इज़ क्रिटिकल रीजन -2.807 से बियॉन्ड जितना है और +2.807 से बियॉन्ड कितना है। हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी 6.58 और वो हमारे पास आती है क्रिटिकल रीजन में, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने रिजेक्ट कर दी। यहाँ याद रखना है कि जब हम टी टेबल यूज़ कर रहे होंगे, टी टेस्ट यूज़ कर रहे होंगे, उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास दो ग्रुप से ना हम डबल मीन कर रहे हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर सिंगल मीन होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, अगर एक ग्रुप है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अगर दो ग्रुप्स हैं तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है।